हेलो फ्रेंड्स, पांडे टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत है। और आज 5 सितंबर है। आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से और फ़ोन करके जो भी मित्र हमको विश किए हैं, उन सभी को प्यार भरा बहुत शुभ आशीर्वाद। आप सब जीवन में आगे बढ़ें और माँ बाप का नाम रोशन करें। एवं मैं मेरे जीवन में जितने भी हमारे गुरुजन रहे हैं उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। चलिए आज हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एग्ज़ाम के व्यू से, एकदम बहुत ही अच्छा टॉपिक। और पूरा वीडियो देखिए ध्यान से। आज हम शुरू करने वाले हैं, आप थंबनेल में देखे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, भारतीय विद्युत अधिनियम। ठीक है, भारतीय विद्युत अधिनियम। ठीक है, चलो। और वायरिंग से रिलेटेड रहेंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी मैं आपको टोटल क्लियर करता चलूँगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम आप शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे आप शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए अब चलते हैं हम लोग वीडियो पे। चलो शुरू करते हैं। चलिए देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 2-4 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। यह एग्ज़ाम में यह लगभग कंफर्म है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक सबसे पहला क्वेश्चन, तार स्थापन के नियम, जनरल रूल्स ऑफ वायरिंग। यहाँ पे देखिए, छोटी छोटी चीज़ें आप एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं। ये इंडियन स्टैंडर्ड 4648 1968। इबकी बार यूपी पीसीएल जेई की परीक्षा में आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो जेई वाले बच्चे देख रहे हैं वो तो जान रहे होंगे, और जो टीजी2 वाले बच्चे देख रहे होंगे शायद उनको जानकारी ना हो। ये पूछा गया क्वेश्चन ये है, अभी इसके पहले ही जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि मतलब ये पूछ ले रहा है किस इंडियन स्टैंडर्ड में है ये, है ना। 1968 में है, 69 में है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ ले रहे हैं। तो आप जान लीजिए, जनरल रूल्स फॉर वायरिंग के लिए जो है, तार स्थापन के जो सामान्य नियम है, भारतीय विद्युत नियम है, वह इंडियन स्टैंडर्ड 4648 4648 1968। ये टॉपिक सबसे पहले आप याद रखिए, है ना। 1968 याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। 2-3 एग्ज़ाम में आया है, तो मे भी हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए। अब इसके अनुसार, सामान्य तार स्थापन के अनुसार भवनों में तार स्थापन के निम्न सामान। देखिए, सबसे पहला ऊर्जा एनर्जी मीटर, मुख्य स्विच और वितरण से संबंधित नियम। सबसे पहला देखिए, पहला क्या है, उपभोक्ता भवन में प्रदाय स्रोत व उस पर लगे ऊर्जा मापी की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि स्थान सुरक्षित, धूप वर्षा आदि के प्रभाव से मुक्त हो तथा विद्युत सप्लायर वहां किसी भी समय सरलतापूर्वक पहुंच सके। मतलब इस तरीके से वह होना चाहिए कि जो आपका एनर्जी मीटर लगता है, देखिए ये चीज़ें हैं बहुत आसान है, लेकिन हमको याद नहीं रहती हैं, एग्ज़ाम में गलत हो जाता है। तो मैं एक एक चीज़ को बढ़िया से डिस्क्राइब कराऊंगा, आपको याद करवाने का प्रयास करूंगा। जैसे एक बार आप वीडियो देख लेते हैं, फिर एक दो बार वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। एग्ज़ाम जब होगा तो एक बार अगर इसे आप देख लेते हैं तो आई होप आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी वीडियो में आपको पूरा याद कराने का प्रयास करूँगा, एकदम लगे रहिए, इसी वीडियो में आपको याद होगा। और इसके अलावा कहीं आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी वायरिंग से, इतना मैं बता दूंगा। एक वीडियो में बनाऊंगा अर्थिंग से, एक ये हो जाएगा, फिर आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब देखिए दूसरा क्या है, उपभोक्ता परिसर। एनर्जी मीटर तो हो ही गया। एनर्जी मीटर ऐसा ही लगाना चाहिए आप कि जहाँ पर जो सप्लायर है, जो काम करने वाला व्यक्ति है, वहाँ पे वो पहुँच सके, आसानी से उसकी पहुँच वहाँ पर हो। ऐसा नहीं है कि छत के पास में लगा दिया, काफ़ी ऊपर लगा दिया, जहाँ पे हमारा हाथ ही नहीं पहुँच सकता, मतलब हम खड़े खड़े नहीं पहुँच सकते। तो इस तरीके से वो लगाना चाहिए। और एनर्जी मीटर को हमेशा ऐसे रखना चाहिए कि जहाँ पर इन्वायरमेंटल दिक्कत ना हो, मतलब धूल वर्षा पानी से ही सबसे दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट है, उपभोक्ता परिसर में ऊर्जा मापी इतनी ऊंचाई पर होनी चाहिए कि उसका पाठ्यांक सरलतापूर्वक लिया जा सके। यह ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मैं एकदम आउट कर रहा हूँ ना। ऑफलाइन क्लास में आप जो बच्चे पढ़े होंगे ना, वो समझते रहोगे ना। क्वेश्चन आउट कर देता था ना, और आउट हो जाता था तो वो आता ही था। तो ये समझ लो, ये क्वेश्चन मतलब पैक्ट क्वेश्चन है, पूछेगा एनर्जी मीटर की ऊंचाई, है ना। यह ऊंचाई लगभग कितनी होनी चाहिए ज़मीन से, है ना। तो ज़मीन से एनर्जी मीटर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ये मान लीजिए फर्श है, तो फर्श से ये ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ये ऊंचाई कितनी होनी चाहिए
1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक है, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये याद रखना, ये भूलना नहीं भाई, अगर ये भूल गए तो फिर तो दिक्कत होने लगेगी आपके लिए, है ना। भूलना नहीं है इसको, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन, और सब तो जो थ्योरी है आपको आ भी जाएगा, लेकिन ये नहीं, ये इसको नहीं भूलना है। चलो नेक्स्ट बताते हैं। प्रत्येक संस्थान में उपभोक्ता परिसर में प्राप्त विद्युत स्रोत पर लगे ऊर्जा मापी के तुरंत बाद सप्लाई को काटने और जोड़ने के लिए एक लिंक स्विच व फ्यूज इकाई लगी होनी चाहिए। इसके लिए मुख्य स्विच फ्यूज इकाई उपयोग में लाई जाती है। एक कलीय परिपथ में लगाने वाली स्विच फ्यूज इकाई में कला तार पर फ्यूज इकाई तथा उदासीन तार पर न्यूट्रल लिंक लगाया जाता है, जबकि 3 कलीय परिपथ पर TPNIC स्विच फ्यूज इकाई तथा समतुल्य MCB लगाई जाती है। चलिए अब आपको, जैसे ये आपका एनर्जी मीटर है, तो एनर्जी मीटर से जैसे आप सिंगल फेज वाले हैं ना, हम लोग डोमेस्टिक की बात करते हैं, तो यहाँ से एनर्जी मीटर से 2 तार निकला, और जब 2 तार निकला तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक क्या लगाना है, कटआउट लगाना है। कटआउट लगाना है, उसमें आपका फ्यूज़ भी लगा हो, और तब इसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और मेन बोर्ड में सप्लाई जाएगी। तो एक आपका आप जानते होंगे, और कभी कभी गलती करते हैं, फ्यूज और ये जो कटआउट होता है, ये जो कटआउट होता है, जो फ्यूज होता है, वो ध्यान दीजिएगा, जो कटआउट और फ्यूज होता है वो कभी एनर्जी मीटर के पहले नहीं लगता। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी चीज़ लगेगी तो एनर्जी मीटर के बाद ही लगेगी। क्यों नहीं लगती? क्योंकि हम जानते हैं कि सर्विस मेंस में कोई छिड़कानी हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खंभे जो खंभा है, खंभे से जो सप्लाई एनर्जी मीटर में हमारे घर में आती है, इसे सर्विस मेंस बोला जाता है ना, ये सर्विस मेंस होता है। तो सर्विस मेंस में कोई टैपिंग नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। आपको मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हुए, जो लड़के जानते होंगे, जो लड़के नए हैं वो जान जाएं कि जो इसे सर्विस मेंस बोलते हैं। जो आपके घर से वायर, जो खंभे से जो आपके घर पर तार आता है, केबल के माध्यम से जो सप्लाई आती है, उसे सर्विस मेंस बोला जाता है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई टैपिंग नहीं होती है ना, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, है ना, कि यहीं से टैप करके निकाल दिए एनर्जी मीटर से, यहीं से दूसरा तार निकाल, लेकिन ये गलती है, ये गलत है, ये नियम के विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। तो इसमें कह रहा है कि आपको यहाँ पे क्या लगाना है, एक स्विच फ्यूज बोर्ड लगाना है ना। तो सिंगल पोल का है तो सिंगल पोल का लगाना है, और अगर 3 पोल का है तो 3 पोल का लगाना है। ठीक है, चलिए ट्रिपल पोल का भी देखिए दिया गया, ये MCB आजकल लगाते हैं। नेक्स्ट है, संस्थापन के विद्युत बिंदु नियमानुसार परिपथों में विभक्त होने चाहिए तथा प्रत्येक परिपथ के कला तार पर एक फ्यूज इकाई होनी चाहिए। इसके लिए फ्यूज स्विच के तुरंत बाद वितरण बोर्ड का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये MCB हो गई, MCB के बाद आपका स्विच फ्यूज बोर्ड हो गया, मतलब कटआउट हो गया। कटआउट के बाद यहीं से जब आपके सर्किट बटेगी ना, आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सर्किट बटेगी आपके घर में। जैसे आपके घर में उस कमरे के लिए आप जानते होंगे ना कि एक लाइट एंड फैन सर्किट पे कितने पॉइंट्स रखे जाते हैं, पावर सर्किट पे कितने पॉइंट्स रखे जाते हैं, तो उनका विभाजन सही तरीके से कर देना है। इधर गया, फिर यहाँ से इधर गया, इस तरीके से इधर गया, इस तरीके से इधर गया, मतलब जितनी भी सर्किट वहाँ से निकलेगी सबका सही तरीके से विभाजन करना है। ठीक है, और प्रत्येक में देखिए ये भी कहा गया है कि जितनी भी सर्किट जा रही है ना, तो वहाँ पे प्रत्येक फेज पे क्या लगना चाहिए, एक फ्यूज लगना चाहिए। और आजकल देखिए, आज की मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, तो प्रत्येक फेज पे फ्यूज नहीं लगाते, फ्यूज तो यहीं लग गया। प्रत्येक कमरे की MCB होती है, प्रत्येक सर्किट की MCB होती है, समझ रहे हैं ना, प्रत्येक सर्किट की MCB। कभी कभी आप देखते होंगे आपके घर में होता होगा, ऐसा देखने को आपको मिलता होगा कि मतलब आपके ही घर में किसी कमरे की लाइट MCB गिर जाती होगी, लाइट चली जाती होगी, और कमरों की लाइट चलती रहती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्किट का विभाजन हुआ है, और जिस कमरे की लाइट गई हुई है उसका MCB ट्रिप हो गया है, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए कि फ्यूज उस पर लगाना चाहिए। नियम ये कहता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एकदम चेंज हो चुकी है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम लोग नहीं चलेंगे। जो किताब में लिखा है वर्तमान के समय में हमको यही याद करना है भाई, है ना, कि क्या करना है, कि देखो सीधे सीधे कहा कि प्रत्येक फेज में हमको क्या लगाना है। देखो इनका संस्थापन के विद्युत बिंदु नियमानुसार परिपथों में विभक्त होने चाहिए तथा प्रत्येक परिपथ के कला तार पर एक फ्यूज इकाई होनी चाहिए। इसके लिए मुख्य स्विच के तुरंत बाद वितरण बोर्ड प्रयुक्त किया जाना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट, वितरण बोर्ड फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए तथा उसे ढक्कनदार बक्से में अंदर होना चाहिए। ये एक्सक्यूज़ मी, चलिए देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वितरण बोर्ड फर्श से
1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। मतलब क्या हो गया, देखिए एनर्जी मीटर, ये एनर्जी मीटर लगा है, एनर्जी मीटर के बाद फ्यूज बोर्ड लगा है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा है, और ये आपकी मान लीजिए ज़मीन है। तो ये जो ऊंचाई होनी चाहिए, जितना एनर्जी मीटर का है उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का है ना। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप व्हाट्सएप करके बहुत पूछते हो ये सब क्वेश्चन, हमारे पास व्हाट्सएप करके ये सब क्वेश्चंस की एकदम फ़ोटो बहुत पड़े हुए हैं। तो आज मैं आप लोग सबको बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना, इसीलिए किताब से है, गलती इसमें एक भी नहीं होगी। इसको आपको एज इट इज़ एकदम रट डालना है, ठीक है, रटना है, दिमाग में एकदम रट डालो, है ना। अब नहीं रटोगे तो कब रटोगी, है ना, अब नहीं रटोगे तो कब रटोगी, है ना, अब तो रटना ही पड़ेगा, है ना। तो ये कितना हो गया, 1.5 मीटर होना चाहिए, ध्यान में रखो कितना, 1.5 मीटर, ऐसे में 1.5 मीटर होना चाहिए। अब आप ऐसे याद करने का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने घर पे जाओ ना, अपने घर का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड देखो, और उसका वहीं से आप दिमाग में लिंक करो, है ना, वो लिंक करके याद करने वाला तरीका याद करो, है ना। अपने जितना मैं बता रहा हूँ ना, सब अपने घर पे अप्लाई करो, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जितने भी इसमें होंगे सबके घर पे लगा ही होगा, क्योंकि बिजली तो सबके घर पे है। तो वहाँ से लिंक करो ना, आप जो वितरण बोर्ड लगा है वहाँ से देखो, है ना। और नहीं लगा है तो अब आप लोग अच्छे समझदार हो जा रहे हैं, अब आपको करना है ना, अब आपको करना पड़ेगा, है ना, नौकरी पा जाओगे तो करोगे, है ना, तो बढ़िया ही रहेगा। चलो, अब नेक्स्ट है, वितरण बोर्ड से दूर स्थित भवन कक्षों के लिए आवश्यकता अनुसार उप वितरण बोर्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए। देखिए भैया, यहाँ से अब देखिए, जब आपका इधर देखो, तो जैसे ये आपका एनर्जी मीटर के बाद स्विच फ्यूज बोर्ड हो गया, इसके बाद मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, मेन वितरण बोर्ड। अब यहाँ से जो सर्किट निकलती है, ये सर्किट जाएगी, तो इस सर्किट पे, एक सर्किट पे जितने भी पॉइंट रहेंगे, जैसे बल्ब रहेगा, फैन रहेगा, रुकिए, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ से देखिए, समझाता हूँ आपको, समझा रहा हूँ। जैसे ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये इस तरीके से यहाँ से मान लीजिए 3 सर्किट निकला, 3 सर्किट यहाँ से निकला। तो अब ये एक सर्किट मान लीजिए किसी कमरे में चला गया, दूसरा सर्किट किसी कमरे में चला गया, तीसरा सर्किट किसी कमरे में चला गया। तो इस कमरे में तो पंखा उंखा लगा होगा ना, इस कमरे में पंखा किसी हाल में चला गया, पंखा लगा है, टीवी लगी है, बल्ब लगे हैं, एलईडीज लगी हुई हैं, है ना। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है ना कि इस पे यहाँ भी तो एक बोर्ड, क्योंकि उनको कंट्रोल करने के लिए, पंखा वगैरह कंट्रोल करने के एक बोर्ड तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, कमरे में भी तो लगाना पड़ेगा ना। उसे कहते हैं उप वितरण बोर्ड, उप वितरण बोर्ड, समझना ध्यान से, जो कमरे में लगा, जिसमें स्विचेस लगी हुई हैं, पंखे को कंट्रोल करने के लिए स्विचेस लगी हुई हैं, है ना, लाइट को कंट्रोल करने के लिए स्विचेस लगी हुई हैं, वो जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं उप वितरण बोर्ड, है ना। पुराना वाला याद करो, जो लकड़ी का बनता था ना, लकड़ी का, अब तो सब खत्म हो गया, फाइबर आ गया ना। पुराना वाला याद करो, जो लकड़ी का बनता था ना, लकड़ी का, है ना, ऐसे बगल से खुलता था, वो वाला बोर्ड, है ना। वो वाला बोर्ड में उसी में बल्ब भी लगा दिया था, वो लगता था, है ना, जो 10 रुपया 15 रुपये वाला बल्ब आता है, इनकैंडेसेंट लैम्प, वो लगाया जाता था। तो उसकी चर्चा कर रहे हैं कि देखिए क्या कहा इन्होंने, समझ गए होंगे आप, हाँ, उम्मीद है आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। वितरण बोर्ड से दूर स्थित भवन कक्षों के लिए, है ना, आवश्यकता अनुसार उप वितरण बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। एक एक शब्द को देखिए, यहाँ लिखा है भवन कक्षों के लिए, भवन कक्ष के लिए, ये दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, आ गया भैया, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। अब देखो, इसको याद करना पड़ेगा, उससे हमको लगता है याद होगा ना, क्योंकि इतना बार आपको क्लास में बता दिया हो ना कि आप लोगों को तो याद होगा। संस्थान में लाइट व फैन परिपथ एक ही होता है। लाइट और फैन मतलब लाइट के लिए और फैन के लिए एक ही सर्किट होती है, मतलब एक ही सर्किट है। इसी पे आपका पंखा भी, बल्ब भी होगा, और इसी पे आपका पंखा भी होगा। ये पंखे का सिंबल होता है ना, और ये बल्ब का होता है। जिन्होंने सिंबल वाला नहीं देखा जाके देख लेना, सिंबल वाला जिन्होंने नहीं देखा जाके देख लेना, वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, सिंबल वाला जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग नहीं देखे हैं, अभी मैं बता रहा हूँ, जाके उसे देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल आपके कराए गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट है परिपथ व्यवस्था से संबंधित नियम। संस्थान में लाइट और पंखा परिपथ एक ही होता है, परंतु शक्ति परिपथ अलग होना चाहिए। मतलब एक पावर पॉइंट अलग होते हैं। पावर पॉइंट क्या आप जानते हैं ना, पावर पॉइंट जो
जिसमें पावर वाली चीज़ें लगी होती हैं, ज़्यादा करंट वाली चीज़ें, जैसे कि आपका फ्रीज़ हो गया, जैसे कि आपका कूलर हो गया, जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन हो गई, जैसे कि आपका इंडक्शन हीटर हो गया, जैसे कि आपका एसी हो गया, जैसे कि आपका प्रेस हो गया। मतलब जितनी भी चीज़ें हैवी लोड वाली हैं वो पावर पॉइंट पे लगती हैं, ठीक है। तो एक 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 आपका पावर पॉइंट का सर्किट अलग रहेगा, है ना, और एक आपका क्या रहेगा, लाइट एंड फैन सर्किट का अलग रहेगा। दोनों का भैया कोई लेन देन नहीं होता, पावर अपना अलग है और लाइट एंड फैन अलग है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर किसी कमरे में आप जाइएगा तो 2 सर्किट तो कंफर्म जाएगी, है ना, 2 सर्किट को किसी कमरे के लिए कंफर्म जाएगी, क्योंकि पावर बोर्ड के लिए एक पावर सर्किट के लिए जाएगी और एक लाइट एंड फैन सर्किट के लिए। पावर बोर्ड अलग होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लाइट एंड फैन सर्किट का बोर्ड अलग होगा, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है, प्रकाश व पंखा परिपथ में प्रकाश बिंदु, पंखा व 5 एम्पियर के सॉकेट आदि कुल मिलाकर 10 बिंदु से अधिक नहीं होने चाहिए। भैया आप देखो, ये तो मैं बताया था यार, सबको पता होगा ना, इसमें कोई बहुत खास नहीं है। 10 पॉइंट्स होने चाहिए इस पे, लाइट एंड फैन सर्किट पे। देखिए तो इस पे कितने 10 पॉइंट्स होने चाहिए। 10 पॉइंट्स मतलब 10 पॉइंट्स का मतलब आप समझ रहे हैं, 10 बल्ब या पंखा होने चाहिए। या तो आप 10 बल्ब लगा दो, 10 बल्ब लगा दो, और या तो आप 10 पंखा लगा दो, ठीक है, 10 पंखा लगा दो, और या तो दोनों को मिला के 10 होना चाहिए। दोनों को मिला के, चाहे कोई कम हो ज़्यादा हो, ये नहीं हो सकता, 10 से ज़्यादा नहीं चलेगा, है ना, 10 से ज़्यादा कम हो सकता है ना। जैसे आप 7 पंखा लगा दिए, 3 बल्ब लगा दिए, जैसे आप 5-5 करके दोनों लगा दिए, तो ये जिस तरीके से हो एक सर्किट पे, ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, कम कर सकते हो। और देखिए क्या है भैया, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये ना, ये जो आप जानते होंगे ना, 1 मिनट रुक जाओ, 800 वाट, 800 वाट, ठीक है। थोड़ा सा चाय पी लेता हूँ भाई, है ना। अब देखो 800 वाट हो गया, 10 बिंदु से अधिक नहीं होने चाहिए। एक परिपथ में कार्यभार 800 वाट से अधिक शक्ति का नहीं होना चाहिए, ठीक है। 800 वाट एंड 10 पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। अगर आपके 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, अगर आपका कोई ऐसा हो जाए 800 वाट पूरा हो जाए, है ना, 800 वाट पूरा हो जाए, तो पॉइंट आपका कमी है, तब भी वही होगा। मतलब ये दोनों कंडीशन फुल, या 800 वाट वाला भी लेके चलना है, ना तो 800 वाट से ज़्यादा होना है और ना तो 10 पॉइंट से ज़्यादा होना है। इस तरीके से कॉम्बिनेशन आपको लेके चलना है, किसमें, लाइट एंड फैन सर्किट में। चलिए आगे बताते हैं आपको। इसमें क्या है, शक्ति परिपथ में एक परिपथ पर भार 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही एक शक्ति परिपथ में 15 एम्पीयर क्षमता के 2 सॉकेट से अधिक नहीं होने चाहिए। ये मैं आपको बताया हूँ, 5 एम्पीयर की सॉकेट और 15 एम्पीयर की सॉकेट, या इसी को हम कह सकते हैं 2 पॉइंट, है ना। 2 पॉइंट मैक्सिमम कितने पॉइंट पावर सर्किट पे, 2 पॉइंट, और इसमें कितना वाट, 3000। कई किताबों में लिखा 2000 वाट है, गलती मत करना, है ना, कई किताबों में लिखा गया है, तो 3000 वाट ही होना चाहिए, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा चलिए, और या तो 2 पॉइंट होने चाहिए, है ना, 2 पॉइंट होने चाहिए, 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। एक आप देखते होंगे कि मैक्सिमम आप देखते होंगे आपके कमरे में जाके देखना, तो पावर पॉइंट 2 से ज़्यादा नहीं होगा, है ना, मैक्सिमम 2 पावर पॉइंट दे देते हैं। अगर आपका 3 पावर पॉइंट दे रहे हैं ना, 4 पावर पॉइंट दे रहे हैं, तो उसके लिए सर्किट फिर आपको अलग लेके आना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एक पावर पॉइंट पे 2 ही 15 एम्पियर के सॉकेट लगा सकते हैं, ठीक है। 15 एम्पियर की सॉकेट आप लोग जानते हैं ना, 1000 वाट की होती है। आपको बता दूं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 5 एम्पियर सॉकेट इज 100 एम्पियर एंड 15 एम्पियर सॉकेट इज 1000 एम्पियर। और यू नो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलो तो देखो ध्यान से, चौथा पॉइंट क्या है, प्रत्येक भवन में प्रकाश के लिए यथासंभव 2 परिपथ होने चाहिए। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट है, परिपथ व्यवस्था ऐसी हो कि भविष्य विस्तार के लिए कम से कम 1 परिपथ की अतिरिक्त व्यवस्था की जा सके। मतलब परिपथ व्यवस्था ऐसी हो कि देखिए, हमेशा हम लोग यही काम तो करते हैं। जैसे अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं,
तो कपड़ा खरीदते हैं तो कभी आप देखिएगा, जो छोटे बच्चों, खासकर छोटे बच्चों जो कपड़ा खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा बड़ा कपड़ा करके लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोचते हैं कि बाद में बच्चा बड़ा हो जाएगा तब भी ये काम आएगा। ऐसा होता कि नहीं होता? सब लोग जानते होंगे ना, ये भारतीय नियम है ना, ऐसा लोग करते हैं। मतलब हम लोग थोड़ा सा छोटा करके नहीं लेते, बड़ा ही करके लेते हैं कि चलो बाद में ही थोड़ा सा चलेगा। तो हमेशा उसमें विस्तार की व्यवस्था होनी चाहिए, एक आध सर्किट कम से कम उसमें हम लोग क्या कर सकें, विस्तार कर सकें। तो परिपथ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि भविष्य विस्तार के लिए कम से कम एक परिपथ की अतिरिक्त व्यवस्था होनी चाहिए। अतिरिक्त व्यवस्था होने का मतलब ये है कि कभी हम चाहें तो हम जो है एक परिपथ और वहाँ से लेके जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतना फुल कर दिया, 10-10 पॉइंट सब पे लगा दिया, अब भविष्य में एक पंखा और लगाना हो गया, एक बल्ब और लगाना हो गया, तो आपको सोचना पड़ जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तीसरा, तार स्थापन व्यवस्था संबंधित नियम। यहाँ पे क्या दिए हैं? गुल्ली या प्लग की स्थापना के लिए उसका मोटा भाग दीवार के अंदर की ओर तथा पतला भाग बाहर की तरफ रहना चाहिए। गुल्लियों के बीच अंतराल 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर रखा जाता है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप जानते होंगे गुल्ली या प्लग क्या होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे जो बटन वाली वायरिंग होती है, बटन वाली, तो यहाँ पे इस तरीके इसको रोकने के लिए लगाया जाता है ना, जिसको गुल्ली बोलते हैं ना। गुल्ली आपको याद होगा, बटन वाली वायरिंग, पुरानी वायरिंग याद करो, पुरानी वाली वायरिंग है ना। एक दिन मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, एक दिन मैं आपको दिखाऊंगा, इसको फोटो दिखाऊंगा आपको, है ना। तो ये पुरानी वाली वायरिंग याद करो। इसमें तो गुल्ली या प्लग की स्थापना के लिए उसका मोटा भाग दीवार के अंदर की ओर तथा पतला भाग दीवार बाहर की तरफ होना चाहिए। गुल्लियों के बीच, मतलब ये देखो भैया, ये दूरी, मतलब दो प्लग के बीच ये जो दूरी दिख रही है, ये कितनी होनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर से कितना? 45 सेंटीमीटर। यूपीपीसीएल में क्वेश्चन पूछा गया भाई, है ना, गलती नहीं करना। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये चीज़ मैं आपको नियम बता रहा हूँ। एक चीज़ मैं अभी आपको वायरिंग पढ़ाया नहीं हूँ। वायरिंग पढ़ाने का मतलब ये आपको रटना पड़ेगा। वायरिंग बटन वायरिंग होती है ना, एक क्लिट वायरिंग होती है, क्लिट वाली जो होती है ना, पिन से की जाती है, क्लिट वायरिंग, बटन वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग भी एक ऑन सरफेस होती है, एक अंडर सरफेस होती है। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो वायरिंग के क्या नहीं, ये वायरिंग के नियम है, वायरिंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये वायरिंग करने के नियम है जो कि एज इट इज पूछे जाएंगे, ये वायरिंग नहीं है, तो ये ध्यान दीजिएगा। वायरिंग का एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आपको उपलब्ध कराऊंगा, है ना। लेकिन इसको रट्टा मार लो भाई, सभी लोग रट्टा मारेंगे। चलो नेक्स्ट क्या है? वायरिंग की क्षैतिज रन। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वायरिंग का क्षैतिज रन 4 मीटर तक की सीलिंग ऊंचाई पर सीलिंग से 0.5 मीटर नीचे रखना चाहिए तथा अधिक ऊंचाई वाले सीलिंग के लिए फर्श से क्षैतिज रन की 3 पॉइंट। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये दीवार है ना, तो ये जो वायरिंग जा रही है ना, जैसे ये ज़मीन है ना, तो ज़मीन से वायरिंग का जो तार जा रहा है ना, जैसे सीधे जाएगा, चाहे पाइप से जा रहा हो चाहे बैटन से जा रहा हो, दीवार पे ही तो जाएगा ना। तो दीवार पे जो वायरिंग जा रही भैया ना, उसको याद रखना, ये इससे कितना होना चाहिए? ज़मीन से 4 मीटर ऊंचाई पे। और ये मान लीजिए आपका छत वाला है, ये छत है, ठीक है, ये छत है, ठीक है, फ्लोर है। तो छत से कितना होना चाहिए? छत से 0.5 मीटर, ये ध्यान दीजिएगा। छत से 0.5 मीटर, ये ध्यान दीजिएगा। छत से कितना? 0.5 मीटर, और यहाँ से कितना? 4 मीटर। ये याद कर लेना आपको। और यदि छत बहुत ऊंचाई पे है ना, यहाँ पे दिए गए हैं कि अधिक ऊंचाई वाले सीलिंग के लिए फर्श से क्षैतिज रन की ऊंचाई 3.5, मतलब अगर बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा, अगर ऊंचाई का छत है बहुत ज़्यादा, मतलब अगर कहीं 14-15 फीट पे वो लदा हुआ है ना, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? ये दूरी आप कितना लेंगे? 3.5 मीटर। 3.5 मीटर। तो आप दिमाग में बैठाइए कि जो वायरिंग आपके घर में गई हुई है, दिमाग में एकदम बैठाओ, खोलो दिमाग को, 3.5 मीटर या 4 मीटर, ठीक है, ये होना चाहिए। डिपेंड करता है सिचुएशन के
ऊपर। ठीक है, याद कर लो, दिमाग में एकदम बैठा लो, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बार बार मैं बोला हूँ। और अभी तो इसको मैं पढ़ाता भी नहीं था, क्योंकि आपको बोल देता था कि रट्टा मार लो, लेकिन अभी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट अब समझ में आती हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको मैं सीट बंटवा देता था ऑफलाइन क्लासेस में, तो अभी आपको याद करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मज़े से पढ़ो भाई, है ना। इसको याद करो, नहीं करोगे तो मैं नहीं पछताने वाला, आप खुद पछताओगे। चलो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट है तीसरा नंबर, वायरिंग सामान्यतः सीलिंग के निकट, वायरिंग सामान्यतः सीलिंग के निकट दीवार से दूरी और पास की जाती है। यहाँ लाइन तारों को पोर्सिलिन पाइप या वाहक नली के द्वारा ले जाना चाहिए। मतलब वो समझ रहे हैं ना, जो पोर्सिलिन पाइप जो होती है, जो पाइप होती है पोर्सिलिन की पाइप जो होती है, या आपका जो आजकल तो पीवीसी की पाइप यूज की जाती है, आप जानते होंगे पीवीसी की मैक्सिमम पाइप्स आ रही हैं वर्तमान समय में, लेकिन ये पुराना लिखा गया है। वायरिंग सामान्यतः सीलिंग के निकट दीवार से दूसरी ओर पास की जाती है ना, सीलिंग के निकट दीवार से दूसरी ओर पास की जाती है। समझ रहे हो? देखो कहने का मतलब ये है, एक्सक्यूज मी, ये देखिए, वायरिंग सामान्यतः सीलिंग के निकट, इसको समझिएगा, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। वायरिंग सामान्यतः सीलिंग के निकट, ये है सीलिंग के निकट दीवार से दूसरी ओर पास की जाती है, दीवार से दूसरी ओर पास की जाती है। यहाँ लाइन तारों को पोर्सिलिन पाइप या वाहक नली द्वारा ले जाया जाता है। जैसे ये दीवार है ना, तो दीवार में क्या किया जाता है, दीवार में हम लोग जैसे ये दीवार है, अब वायरिंग इधर से इधर जानी है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, छेद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पोर्सिलिन की पाइप या वाहक नली का कंड्यूट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये याद रखें, पोर्सिलिन पाइप या वाहक नली द्वारा ले जाया जाना चाहिए। ठीक है, ये दिमाग में बैठाइएगा। नेक्स्ट प्रकाश पंखा परिपथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश पंखा परिपथ के लिए 1.5 mm² तथा शक्ति परिपथ के लिए 2.5 mm² से कम माप का एल्युमिनियम चालक का तार प्रयोग में नहीं लिया जाता। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद करो, पहले याद करो सभी लोग, है ना। याद क्या करना है, देखो ध्यान से, 1.5 mm² ये लाइट एंड फैन के लिए होता है, एंड 2.5 mm² पावर सर्किट के लिए होता है। एल्युमिनियम चालक तार का एल्युमिनियम चालक तार उपयोग में नहीं लाया, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए होमवर्क, अगर यहीं पे कापर का तार हो, आपके लिए होमवर्क, यहीं पे कापर का तार हो, तब इसकी क्या ये 1.5 मीटर ही रहेगा, mm² ही रहेगा, या ये 2.5 mm² ही रहेगा। कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर देंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो गलती नहीं करना है। मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा, है ना। और एक वीडियो मैं और बनाने वाला हूँ, जो न्यूमेरिकल में करवाया था उसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में दूसरा करवाने वाला हूँ, तो उस पर मैं आंसर उसका बता दूंगा। ठीक है, तो चलो, इसका आपको कमेंट करना है कि यदि कापर का तार होता, क्योंकि यहाँ पे तो एल्युमिनियम कहा गया है, कापर का तार होता तो क्या होता। ठीक है, आप जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इसका आंसर दूंगा, लेकिन आप एक बार कमेंट करके देखते हैं आपको जानकारी कितनी अच्छी तरीके से है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है वायरिंग क्लिपों की परस्पर दूरी क्षैतिज जलन में 10 सेंटीमीटर। जैसे वो क्लिप वाली वायरिंग नहीं होती, क्लिप वाली ऐसे वायरिंग आती है ना, क्लिप से चिपका देते हैं, ये क्लिप इस तरीके से क्लिप वाली देखे होंगे ना आप लोग ना, जो क्लिप होती है ठोक देते हैं ना, वो वाली। तो अगर वो कह रहे हैं क्लिप वाली वायरिंग परस्पर दूरी मतलब दो क्लिपों के बीच की दूरी, है ना, कितनी होनी चाहिए, है ना। क्लिपों की परस्पर दूरी क्षैतिज रन 10 सेंटीमीटर एवं ऊर्ध्वाधर मतलब वायरिंग अगर ऐसे चल रही है क्षैतिज वाली, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यदि वायरिंग ये ऊर्ध्वाधर जा रही है इस तरीके से अगर क्लिप लगे गए हैं, तो क्लिपों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर, है ना। क्षैतिज में 15 सेंटीमीटर और ऊर्ध्वाधर में 15 सेंटीमीटर और क्षैतिज में कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संस्थान के सभी उपकरणों के धातु भाग प्रभावी रूप से भू संपर्कित होने चाहिए, है ना भैया, ये जरूर कर देना। जितने भी मेटालिक पार्ट हैं संस्थान में, जैसे आपका कोई भी हो, फ्रीज व्रीज होगी ना, वॉशिंग मशीन, कूलर जो भी है, उसको क्या कर देना, कूलर को क्या कर देना है, भू संपर्कित कर देना है। भू संपर्क, जैसे कूलर है, मेटालिक पार्ट है, अगर ये ज़मीन से जुड़ा रहेगा ना, तो अगर इसमें कहीं भी कोई तार टच होगा
तो ज़मीन का रेजिस्टेंस क्या होता है, लगभग शून्य होता है। तो वो जो करंट होगी ज़मीन में चली जाएगी। अगर आप इसे टच भी करते हैं, क्योंकि आपके बॉडी का सामान्य रेजिस्टेंस 1000 ओम है, ड्राई अगर है 1000 ओम है, तो करंट आपके माध्यम से नहीं जाएगी, क्योंकि अर्थ का रेजिस्टेंस उसको बढ़िया से रास्ता मिल जाएगा, इधर से होते हुए चली जाएगी ज़मीन में, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। और आप छूते हैं तो क्योंकि आपके बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और हम जानते हैं कि करंट कहाँ से जाती है, रेजिस्टेंस जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ करंट नहीं जाएगी, तो इधर से इसको कम रेजिस्टेंस मिलेगा, तो ज़मीन में चली जाएगी, तो आपको शॉक नहीं लगेगा। ये अर्थिंग का नियम है, पढ़ाऊँगा एक वीडियो में किसी में ज़रूर। तो ये जो है आपको बताना है। तो समझ में आ गई बातें। तो इस तरीके से अर्थिंग जरूर करना है। भूसंपर्कित होना चाहिए, प्रत्येक मेटालिक पार्ट भूसंपर्कित होनी चाहिए। आजकल तो देखो इसी चीज़ से बचने के लिए मेटालिक पार्ट को हटा ही दिया गया। चाहे आप स्विच बोर्ड ले लीजिए, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, सब फाइबर के आ गए ना, सब फाइबर में चल रहे हैं आजकल, तो इसी को हटा दिया गया सब। वाहक नली तार स्थापन में वाहक नली यांत्रिक व विद्युतः सतत होनी चाहिए, है ना। वाहक नली मतलब मजबूत भी होनी चाहिए, यांत्रिक व विद्युतः सतत होनी चाहिए, है ना। वाहक नली भली भांति भूसंपर्कित होनी चाहिए, वाहक नली भी भूसंपर्कित कर देना चाहिए, जिससे आप तार लेके जा रहे हैं। सोचो कि मान लो अगर आप तार से जा रही है, क्योंकि अब तो पहले देखो लोहे की पाइप पड़ती थी, है ना, अब लोहे की पाइप होती थी तो दिक्कत होती थी। आजकल तो पीवीसी पड़ रही है, तो पीवीसी तो खुद क्या नाम है, उसमें करंट कहाँ जाएगी। लेकिन नियम ये कहता है कि क्योंकि मेटालिक अगर है तो उसको भी क्या करना है, उसको भी हमें अर्थ कर देना है, क्योंकि ये तार नली में तार होके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मान लो अगर कहीं इधर उधर छू गया तो उसमें करंट उधर सकता है, तो उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, भूसंपर्कित कर देंगे। वाहक नली के अंदर केबलों पर जोड़ नहीं दिया जाना चाहिए भैया, ये सब कभी मत करना। अगर आप कंड्यूट वायरिंग कर रहे हैं ना, ये सब अगर कतई मत करना। तार थोड़ा सा निकलवा दो, ज़्यादा सही है, लेकिन बीच में जोड़ नहीं होना चाहिए। जैसे ये कंड्यूट है, ये कंड्यूट है, ये कंड्यूट है, और कंड्यूट के बीच में से ये तार जा रहा है, तो पता चला यहीं से टूट गया तो यहीं पे ले आके जोड़ दो। ये नहीं करना है, क्योंकि जो आप जानते हैं कि विद्युत में सबसे बड़ा दुश्मन है चिंगारी, स्पार्किंग, और वो जोड़ पे हमेशा स्पार्किंग अच्छे से आप जोड़ते हैं तब स्पार्किंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से जोड़ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये भैया रहा कुछ क्वेश्चंस। बहुत ही आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता। ये आप इसको ध्यान से देखें, इसको रट लें। इसका दूसरा पार्ट मैं आपको कल उपलब्ध करवा दूंगा, कल इसका दूसरा पार्ट भी आ जाएगा, तो आप दोनों पार्ट एक साथ देख सकते हैं। और आपको कैसा लगा आप इसको कमेंट बॉक्स में करें। आपको दूसरा पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए ये ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और जय हिंद, जय भारत।